Hello students, welcome to Cartography IAS, a revolution in Indian education. I am Nitish Bhardwaj and dealing with modern history. तो जैसे कि आप लोगों ने पाया होगा बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से बात किया था कि किस प्रकार से क्रांतिकारी युग का उदय हुआ और धीरे धीरे अंत की ओर वो विलीन हो गया। तो आप लोगों ने पाया होगा कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए रोलेट एक्ट आया था। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए उससे पहले अनेकों सत्याग्रह शुरू हुए थे। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद क्रांतिकारियों का दौर शुरू हो गया था। इसी बीच मैंने एक छोटी सी चर्चा की होगी कि आपके यहाँ पर फरवरी 1928 में साइमन कमीशन आया था। आज मेरी जो चर्चा है बच्चों वो डिपेंड रहेगी कि साइमन कमीशन क्यों आया। साइमन कमीशन का रिजल्ट निकला नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट को देखने के बाद कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया और उससे रिजल्ट निकला मुस्लिम लीग का अलग हो जाना और साथ ही साथ में नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग करना। पूर्ण स्वराज की मांग को प्राप्त करने के लिए सीडीएम अर्थात सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना, ये सब एक ही कड़ी से जुड़े हुए बिंदु हैं जो सबके सब साइमन कमीशन से निकलते हैं। क्योंकि साइमन कमीशन ना आता तो शायद ये बिंदु ना चलते आगे। इसलिए मेरी जो चर्चा स्टार्टिंग होगी वो साइमन कमीशन से होगी। साइमन कमीशन से किस प्रकार बातें निकली और आगे चलकर साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट को क्यों जन्म देता है, ये सब बातें आप लोग यहाँ आज देखोगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज की शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। देखिए बच्चों, साइमन कमीशन की अगर मैं बात करूं तो मैं इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल के आया था। मैं इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल के आया था जब मैं क्रांतिकारी गतिविधियां आप लोगों को पढ़ा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर साइमन कमीशन बेसिकली आना क्यों था? जब एक्ट 1919 बना बच्चों, मैं एक्ट 1919 आपको पढ़ा के आया हूँ, बताया भी है मैंने एक्ट 1919। तो जब अधिनियम 1919 बना तब उस समय ब्रिटिश सरकार ने हमको यह कहा कि हम इसका रिव्यू करेंगे और वो रिव्यू हर 10 साल बाद होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जैसे आपके यहाँ एनपीआर बनाया जाता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, हर 10 साल बाद बनता है। 2011 में बना था, फिर 2021 में बन रहा है। ऐसे यहाँ पर एक्ट 1919 में 10 साल बाद रिव्यू करना था इसको, और 1919 में भारत की राजनीतिक दशा दिशाओं का रिव्यू करना था 10 साल बाद। तो जैसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमसे वायदा कर रही है उसके अनुसार तो 1929 में इसका रिव्यू कमीशन बनना था। इस एक्ट के लिए दोबारा से देखने के लिए इसको रिव्यू कमीशन 1929 में बनाया जाना था, परंतु बड़ी जल्दबाजी दिखाई गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा और नवंबर 1927 में एक कमीशन को गठित कर दिया गया जिसका नाम था बच्चों साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। ये इस कमीशन के अध्यक्ष रहे थे, सर जॉन साइमन। यहां पर नवंबर 1927 में देखो, 1929 में इस कमीशन को बनाया जाना था, लेकिन नवंबर 1927 में ही इस कमीशन का गठन कर दिया गया। तो आपके और मेरे मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ऐसा क्या हो रहा था कि इतनी जल्दी गवर्नमेंट ने दिखाई
और नवंबर 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया। तो इस समय पर अगर आप ब्रिटेन में देखोगे, इंग्लैंड में देखोगे, तो वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी का रूल था और कंजर्वेटिव पार्टी के विपक्ष में जो पार्टी थी उसका नाम था लेबर पार्टी। ये आप लोगों को याद भी होगा, विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी काफी लंबे समय तक वहां रही है और दादा भाई नौरोजी जो थे उनको अध्यक्षता दिलवाने में लेबर पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अब यहाँ पर लेबर पार्टी ने राजनीतिक गठबंधन के तौर पर देखें तो बड़ा संघर्ष किया था लोगों के बीच। भारत की भी बढ़िया सहानुभूति लेबर पार्टी के साथ थी। अब जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको लगने लगा कि शायद सत्ता हमारे हाथ से खिसक जाए और हमारे हाथ से खिसक कर लेबर पार्टी की ओर चले जाए। इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी कोई भी यहां पर चांस नहीं लेना चाहती अपने उपनिवेशों के लिए, अपनी कॉलोनीज के लिए, और उपनिवेश भारत उनमें से सबसे महत्वपूर्ण था। इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी ने डिसाइड किया कि हम यहाँ की राजनीतिक दिशाओं को अभी ही रिव्यू करेंगे और जल्दबाजी में उन्होंने कदम उठाते हुए नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया। अब नवंबर 1927 में साइमन कमीशन बना है। अब ये कहां आएगा? तो भारत आएगा, क्योंकि अधिनियम 1919 का इसको रिव्यू करना है तो वो भारत में आकर करना पड़ेगा। लेकिन भारत के लोग जब ये गठित हुआ तब से ही इससे बड़े नाराज थे और ये 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। तो 3 फरवरी 1928 में जब ये भारत पहुंचा, और भारत में भी कहां पर? तो सबसे पहले ये मुंबई पहुंचा। तो जब ये बच्चों मुंबई पहुंचा तो वहां पर धरने प्रदर्शन किए गए, लोगों ने जगह जगह सभाएं बुलाई, कुछ जगहों पर हिंसात्मक प्रदर्शन हुए, कुछ जगहों पर अहिंसात्मक प्रदर्शन हुए। तो अनेक प्रदर्शन पूरे भारत में अगर देखा जाए तो होने लगे। यहीं पर इसी साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय का मैं जिक्र करके आया था और मैंने आपको बताया था कि क्रांतिकारी जो गतिविधियां चल रही थी उसमें लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वे साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, सर पर लाठी लगी उनके सर पर, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो आगे चलकर क्रांतिकारियों ने उनका बदला लिया और सैंडर्स को लाहौर में मार दिया और इसी को लाहौर षड्यंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। भगत सिंह को फांसी हुई थी इसी केस में सजा के कारण। ठीक है जी। तो मैं आपको ये पिछली क्लास में बता के आया था। तो यहां पर पूरे भारत में इस कमीशन का विरोध होने लगा। आखिर फिर क्वेश्चन ये उठा कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हो रहा था? क्योंकि जब अधिनियम 1919 लाया गया था तब इसका इतना ज्यादा विरोध तो हुआ नहीं था जो अब यहाँ पर साइमन कमीशन का हो रहा है। और साइमन कमीशन हमको 1919 का रिव्यू करने आया तो जाहिर सी बात है कुछ एक्स्ट्रा ही देके जाएगा उसमें। लेकिन बच्चों हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि साइमन कमीशन में जो लोग थे वो सारे के सारे श्वेत थे, अर्थात सारे के सारे जो व्यक्ति थे वे अंग्रेज थे, श्वेत थे। अब यहाँ पर ज्यादातर जो लोग थे वे अंग्रेजों के अनुसार बोल रहा हूं, जहां तक लोग थे वे सब काले थे, लेकिन ये श्वेत लोग थे सारे के सारे। तो ये कालों की रिव्यू करने के आए हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था चले या ना चले, और उसमें कोई भी भारतीय नहीं है। सबसे बड़ी बात ये। अब भारत की दशा दिशाओं को भली भांति से भारतीय समझेगा या अंग्रेज समझेगा, तो इसका आंसर भारतीय समझेगा। और इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं है, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। व्हाइट मैन कमीशन, ठीक है जी। क्यों कहा जाता है इसको व्हाइट मैन कमीशन? क्योंकि यहां पर जितने भी व्यक्ति थे वो सारे के सारे श्वेत थे। अब जब ये आ ही गया तो अपनी कुछ एडवाइस देकर जाएगा कि किस प्रकार से बात होगी, किस प्रकार से नहीं होगी। हालांकि अगर देखा जाए तो 1930 में ये साइमन कमीशन प्रकाशित होता है। ठीक है।
तो आप लोगों को मैंने अभी डेट वाइज बताया कि किस प्रकार से ये काम चल रहा है तथा किस प्रकार से गतिविधियां आगे की ओर बढ़ रही हैं। ठीक है जी। अब यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि साइमन कमीशन ने आप लोगों के लिए क्या क्या कहा है। पहला, साइमन कमीशन में पहली एडवाइस ये दी गई, जो प्रांतीय विधानमंडल है उनमें कानून व्यवस्था के लिए एक उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए। पहला, इसका मतलब यहां पर यह कहा गया कि सरकार तो होनी चाहिए, लेकिन किसके लिए? एवं केवल और केवल प्रोविंसेस के लिए, प्रांतों के लिए होनी चाहिए। और ये सरकार कार्य करेंगी गवर्नर जनरल या गवर्नर के एडवाइस पर। ठीक है, पहला यहां पर यह वक्तव्य कहा गया। दूसरा देखिए, दूसरा यहां पर इसने कहा, जो हमारा बड़ा भेद रहा है साइमन कमीशन से, दूसरा ये कहा गया है कि केंद्रीय विधानमंडल में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं सेंटर की, जैसे आपके यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ तीन हिस्सों में बांट दिया गया है कार्य को, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये व्यवस्थापिका, विधानमंडल मतलब व्यवस्थापिका अर्थात लेजिस्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनियन लेजिस्लेचर है, यूनियन विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल है, उसमें उत्तरदायी सरकार का गठन नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? भाई, आप प्रांतों में तो यहां पर सरकार हमको देना चाह रहे हो, परंतु आप लोग केंद्र में हमको सरकार नहीं देना चाह रहे। इसका कारण क्या है? तो यहां पर इस कमीशन में लिखा गया कि अभी समय उचित नहीं है जिससे कि हम लोग आपके यहां पर केंद्र में भी व्यवस्थापिका या विधानमंडल में सरकार को दे सके। ठीक है जी, यहां पर कुछ इस प्रकार की बातें कही गई। फोन आ गया था बच्चों, सॉरी। तो यहां पर केंद्र में, व्यवस्थापिका में, विधानमंडल में सरकार नहीं दी गई, क्योंकि इसमें कहा गया कि अभी उचित समय नहीं आया है। अब ये हमारा एक बड़ा मुद्दा था। साथ ही साथ में आप लोग कांग्रेस देख रहे होंगे, पूर्ण स्वराज की मांग कर रही है, उसे स्वराज चाहिए। अलग अलग जो दल है वो एक साथ मिले हुए हैं क्योंकि वे स्वराज की मांग कर रहे हैं लगातार। तो यहां पर साइमन कमीशन ने सभी को नकार दिया पूरी तरीके से और कहा कि अभी स्वराज का समय नहीं आया है, इसलिए आपको स्वराज नहीं मिलेगा। अब इससे भारतीय जो नेता है या भारतीय जो संगठन है, उनकी भावनाएं आहत हो गई और आहत होने के बाद प्रदर्शन और बढ़ने लगे, क्योंकि हमको तो पूर्ण स्वराज चाहिए था। इसी समय जो भारतीय सचिव थे बच्चों, उन्होंने कांग्रेस एवं सभी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि मैं तुमको चुनौती देता हूं कि सर्वदल मान्य एक संविधान बनाकर दिखाओ। इसने कहा कि तुम्हारे बस की ये नहीं है कि तुम सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा कर पाओ और उनको मनाकर एक संविधान का निर्माण कर लो। तुम लोग अभी स्वराज के लायक हो ही नहीं हो, इसलिए तुम लोगों को स्वराज देके फायदा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब हमको चुनौती दे दी है। और भारतीय लोग आपको पता ही है, डर के आगे जीत है। चुनौती हम कभी स्वीकार करने से पीछे हटते नहीं, हम तो चुनौती हमेशा स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो 1928 में क्या हुआ बच्चों? 1928 में जो सचिव थे
भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी, बिर्केनहेड, इन्होंने हमको चुनौती दी और चुनौती हमने स्वीकार भी कर ली। यहां पर बच्चों जैसे ही हमने चुनौती स्वीकार की है तो हमने यहां पर 1928 से ही कुछ सर्वदलीय का मतलब आप लोग समझ गए ना, सर्व मतलब सारे, दल मतलब जितनी भी पार्टी है, चाहे उसमें मुस्लिम लीग हो, चाहे उसमें कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस भी हो, वे सब दल एक साथ मिले, ठीक है। तो यहाँ पर 1928 में एक सर्वदलीय सभा की गई। बेसिकली मुख्य रूप से शुरुआत में 2 सभाएं की गई थी और सबसे पहली सभा का जो मुख्यालय था इसको क्या बनाया गया, तो दिल्ली को इस सभा का मुख्यालय बना दिया गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर फरवरी से सभाएं शुरू हो गई थी, मई तक चली है दिल्ली, फिर पुणे में हमने एक सभा की थी, लेकिन सबसे पहला मुख्यालय क्या बनाया गया, तो दिल्ली बनाया गया और फिर हम लोग इस सभा को पुणे में भी करते हैं, ठीक है जी। यहां पर एक सभा होगी आगे चलकर और इस सभा में अध्यक्ष होंगे मोतीलाल नेहरू। 1928 में ही एक सर्वदलीय सभा बुलाई गई और इस सर्वदलीय सभा में कहा गया कि हमको जो बिर्केनहेड ने चुनौती दी है संविधान निर्माण करने की, भारत को जो सभी दलों को मान्य होगा, उसके लिए हम एक समिति बनाएंगे और उस समिति के जो अध्यक्ष होंगे वे होंगे मोतीलाल नेहरू। तो यहां पर चुनौती के कारण एक परिणाम ये निकला कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सभा बनाई गई, ठीक है, एक कमीशन बना दिया गया और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है जी। यहां पर इसके अन्य सदस्य भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसके अन्य सदस्य कौन कौन से थे। तो यहां पर मैं अन्य सदस्यों के बारे में बात करूं तो प्रख्यात सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, MS अनी, तेज बहादुर सुप्रू। यहां पर ये 4 व्यक्ति बड़े फेमस हैं इसमें। इसके अलावा मंगल सिंह, शोएब कुरैशी और GI प्रधान थे। मंगल सिंह, शोएब कुरैशी और GI प्रधान। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि सभी तबके को लगभग हमने शामिल किया है। इसमें नरम दल भी है, गरम दल भी है, साथ ही साथ में कांग्रेस भी है, उदारवादी भी है, मुस्लिम लीग भी है। तो यहां पर इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने और 7 जो है वो इसके सदस्य बने। इसका मतलब 8 लोगों की एक समिति को गठित कर दिया गया जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। सदस्य सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, MS अनी, तेज बहादुर सुप्रू, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी और GI प्रधान इस कमेटी के अध्यक्ष बने, सदस्य बने। अब यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है तो जाहिर सी बात है ये चुनौती से निपटने के लिए बनाई गई है ताकि एक ऐसे संविधान को
निर्माण किया जा सके, जिससे कि जो कि सर्वदलीय मान्य हो। अब इस समिति ने अपना कार्य किया और कार्य करने के बाद अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, अब यहां पर इस कमेटी ने कार्य करते हुए अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। और जब ये रिपोर्ट सौंपी गई तो बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू, तो इसीलिए इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाने लगा। तो यहां पर इस रिपोर्ट का नाम क्या निकला, तो नेहरू रिपोर्ट। अब आपसे क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेहरू रिपोर्ट किस व्यक्ति के नाम पर रखी गई, तो मोतीलाल नेहरू के नाम पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ऑप्शन में मिलेगा आपको। आपसे पूछ सकता है कि कमेटी का इसका अध्यक्ष कौन बना, तो मोतीलाल नेहरू बना। सदस्य कौन कौन बने, तो ये सारे सदस्य थे। आपसे यहां से क्वेश्चन बना सकता है कि इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था। अब मैंने आपको 7 के नाम बता दिए, आपको ये सातों के सातों नाम याद रखने हैं। तो इनके अलावा कोई भी कह दिया जाए तो वो सदस्य नहीं था, जैसे महात्मा गांधी इसके सदस्य नहीं बने। ठीक है, तो यहां पर ये सारी परिस्थितियां बनी और नेहरू रिपोर्ट अब आ गई है। अब जब नेहरू रिपोर्ट आई बच्चों, तो बेसिकली आपका जानने का फर्ज बनता है कि नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन से लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित करे, या फिर हमारी संविधान की पहली सोच हमको क्या कहती थी। क्योंकि आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोग अभी के संविधान को जब पढ़ते होंगे तो आपने पाया होगा कि एक संविधान सभा बनी थी। वो संविधान के ऊपर चर्चा करती है, अनेकों अनेक देशों से संविधान के बारे में विचार किए जाते हैं। तो यहां पर ये सब लोग हम चर्चा करते हैं। ठीक है, लेकिन नेहरू रिपोर्ट क्या कहती थी, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं अब पढ़ा रहा हूं आपको कि नेहरू रिपोर्ट ने कौन कौन से एडवाइस दिए। देखिए, फर्स्ट नेहरू रिपोर्ट क्या कहती है बच्चों, एक मिनट में पानी पी लूं। पहला इसका सेंटेंस, भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिले। देखिए, सबसे पहले मैं इसके एक शब्द पे ध्यान दूं तो ये शब्द है पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज। अब देखो, अगर मैं यहां से औपनिवेशिक शब्द हटा दूं तो बनता है पूर्ण स्वराज। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब मैं कह रहा हूं कि पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज, इसका मतलब भारत आपका उपनिवेश तो रहेगा, परंतु उस भारत में जो सत्ता होगी वो स्वराज यानी भारतीयों के हाथों में होगी। और जो सत्ता का जो प्रमुख होगा वो ब्रिटेन के हाथों में होगा, क्योंकि भारत आज भी आपका क्या रहेगा, उपनिवेश रहेगा। ठीक है, तो यहां पर पहली मांग में लिखा गया पूर्ण उपनिवेशिक स्वराज। और अगर मैं उपनिवेशिक शब्द हटा दूं तो बनता है पूर्ण स्वराज। अब ये पूर्ण स्वराज क्या है, तो पूर्ण स्वराज का अर्थ होता है कि हमारे निर्णय हम खुद ले सकेंगे, हमारी जनता जो है खुद अपने लीडर को, अपने प्रमुखों को चुन पाएगी। इसका मतलब होता है पूर्ण स्वराज। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। दूसरा सुनिए, क्योंकि यहां पर मुस्लिम लीग भी जुड़ा हुआ था इससे, तो उनके लोगों को भी वहां पर भी उनको संतुष्ट करना था। मैं जब इस रिपोर्ट को बता दूंगा तो मैं मुस्लिम लीग ने शुरुआत में कौन कौन सी डिमांड्स रखी वो भी मैं चर्चा करूंगा आपके साथ।
1927 में उनके यहाँ पर मुस्लिम लीग की एक मीटिंग होती है दिल्ली में, और वे एक 3 मांग हमारे सामने रखते हैं। तो 3 मांगों को मैं बतलाऊंगा आप लोगों को, लेकिन पहले हम फोकस करते हैं नेहरू रिपोर्ट पर। दूसरा, यहां पर इसने क्या कहा नेहरू रिपोर्ट ने, कि जो भारत है उसमें कुछ इलाके चिन्हित किए जाएं जहां पर मुस्लिम जो है वे अल्पसंख्यक हो, मतलब माइनॉरिटी में आते हो। वहां पर मुसलमानों को क्या दिया जाए, तो आरक्षण दिया जाए। ठीक है, पहला ये कहा गया। दूसरे सेंटेंस में ये मुसलमानों के हितों की रक्षा करने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो मुस्लिम है उनके सांस्कृतिक एवं धार्मिक, बाय कल्चर एंड बाय रिलीजन, उनके जितने भी चिन्ह या फिर जितने भी प्रकार की रिचुअल्स हैं उन सब को सहेज कर रखा जाए या फिर उनको संरक्षण दिया जाए। ठीक है, यहां पर एक बहस चलती है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कब कहां कैसे जोड़ा गया, ये बड़ी बहस है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य है, संघ है, यूनियन है। तो अगर आप देखोगे बच्चों तो नेहरू रिपोर्ट में अगले ही सेंटेंस में कहा गया था कि यह एक पूर्ण धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की जाए, यानी कि हमको पूर्णतः सेक्युलर स्टेट बनना है। हमारे यहाँ सभी धर्म समभाव के रूप में देखे जाएंगे, अर्थात सभी धर्मों के लिए परस्पर न्याय होगा, और साथ ही साथ में सभी धर्मों के लिए हमारी भावनाएं, हमारे जो अंदर की भावनाएं हैं वो समान रहेगी। सही, तो यहाँ पर पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने की बात कही गई थी। यहाँ पर कहा गया था कि जो प्रांत हैं बच्चों, उन प्रांतों का गठन जो होगा वो किसके आधार पर होगा, तो वो भाषा के आधार पर होगा। अर्थात जो प्रांतीय गठन होगा वो भाषाई आधार पर, लैंग्वेज बेस्ड जो होगा वो प्रांतों का गठन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी भी बात यहां पर की गई थी। साथ ही साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें बच्चों 19 मौलिक अधिकारों की चर्चा मिली है हमको, यानी कि यहां पर 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें 19 फंडामेंटल राइट्स इसमें मांगे गए थे। इसमें जैसे कि स्त्रियों के लिए समान अधिकार की बात की गई थी, साथ ही साथ में एक संघ को संगठित करने की बात की गई थी, साथ ही साथ में समानता के अधिकार की बात की गई थी इसमें। तो 19 अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की चर्चा इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे मैं मिटाता हूं और हम थोड़ा सा और नेहरू रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। अब इसमें इन्होंने सरकार का स्ट्रक्चर कैसे दिया, इन्होंने कहा, शायद 7वां होगा ये पॉइंट, इन्होंने कहा कि केंद्रीय विधानमंडल में जो यूनियन लेजिस्लेचर है, एक उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए और इसमें 2 सदन होंगे, एक सदन निम्न सदन लोअर हाउस और एक उच्च सदन अपर हाउस। लोअर हाउस के सदस्यों की संख्या 500 रखी जाए तथा उच्च यानी कि अपर हाउस के सदन की संख्या 200 रखी जाए, सदस्यों की संख्या।
इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा तथा इनका कार्यकाल 7 वर्ष का होगा। ठीक है, यहां पर इनको चुनने के लिए वयस्क मताधिकार होगा। यहां पर इनको चुनने के लिए प्रांतीय जो विधानमंडल है वो इसमें वोट करेंगे। जैसे कि आज की राज्यसभा है, तो राज्यसभा के वोट कहां से होते हैं? तो राज्यों की विधानसभा से चुने जाते हैं सदस्य। और जो लोकसभा है उसमें वयस्क मताधिकार का आज भी प्रयोग होता है। 18 साल के जो ऊपर कोई भी बालिग व्यक्ति होता है वो अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है तथा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन सकता है, वोट दे सकता है। ऐसे यहाँ पर इसका भी स्ट्रक्चर गढ़ा गया था, बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर ये प्रमुखता से कहा गया था बच्चों, आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि केंद्रीय विधानमंडल का जो प्रमुख होगा वो गवर्नर जनरल होगा। और ये जो गवर्नर जनरल है ये एडवाइस से काम करेगा। किसकी एडवाइस से? तो केंद्रीय विधानमंडल परिषद जो होगा उसकी एडवाइस से ये गवर्नर जनरल काम करेगा। और इसको कौन चुनेगा? क्या ये इलेक्टेड होगा, क्या ये सिलेक्टेड होगा? तो बच्चों ये इलेक्टेड ना होकर इसे चुनती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो ब्रिटिश सरकार होगी वो भारत में अपना एक गवर्नर जनरल भेजेगी। ये गवर्नर जनरल केंद्रीय विधानमंडल का प्रमुख होगा और ये किसकी एडवाइस से काम करेगा? तो केंद्रीय विधानमंडल परिषद की एडवाइस से ये काम करेगा। तो एट लास्ट आप देख ही रहे हो कि आज भी जो जैसे राष्ट्रपति का जो हमारा पद हो गया वो राष्ट्रपति का पद आज भी इस समय पर भी ये नेहरू रिपोर्ट में भी गवर्नर जनरल के पद के नाम से जाना जा रहा है। तो पूर्ण स्वराज का मतलब तो यह नहीं, इसलिए मैंने जो पहला शब्द आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो शायद यहाँ पे आपको झलक रहा होगा। ये पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज है, यानी जो प्रमुख पद है वो गवर्नर जनरल का है और उसको चुन कौन रहा है? तो ब्रिटिश सरकार चुन रही है। ठीक है, यहाँ पर यह भी कहा गया कि केंद्र के साथ साथ प्रांतों में भी विधानमंडल के लिए सरकार होगी और उस सरकार का जो प्रमुख पद होगा वो गवर्नर का होगा। तो प्रांतों में भी कर दिया गया भैया। ऐसा क्या किया गया? उसमें प्रमुख पद किसको दिया गया? तो गवर्नर को दिया गया। ये गवर्नर प्रांतों में किसके द्वारा कार्य करेगा? तो बाय द एडवाइस ऑफ, प्रांतों को बोलते हैं जो प्रांतीय सरकार जो होगी उसके परिषद के द्वारा यहाँ पर ये कार्य करेगा। ठीक है, प्रोविंसेस मतलब जो प्रोविंस में जो यहाँ पर गवर्नमेंट रूल कर रही होगी उसके परिषद बनाया जाएगा, उसका एक काउंसिल बनाया जाएगा। उसके काउंसिल के एडवाइस के जरिए से यहाँ पर गवर्नर कार्य करेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि मताधिकार का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ में मुसलमानों के हितों को भी यहाँ पर ध्यान में दिया गया, ध्यान में रखा गया है। और अगले कुछ मामले जो निकल कर आए वो मामले ये निकल कर आए, ये सब नेहरू रिपोर्ट में चल रहा है अभी तक। अगले शायद 8वां 9वां होगा शायद पॉइंट। यहां पर ये कहा गया कि जो सिंध है उसे बॉम्बे प्रांत से अलग किया जाए। जो सिंध है बच्चों से बॉम्बे प्रांत से अलग किया जाए। यहां पे आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण, भारत में उच्चतम न्यायालय व संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। इतनी सारी बातें यहां पर बात की गई थी जो कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है,
हालांकि इसमें यह भी बात है जो आप आज के भारतीय संविधान में मिलती है कि जो शक्तियां हैं उनका विभाजन संघीय रूप में किया जाए, परंतु जो अपशिष्ट शक्ति हैं, जो स्पेशल पावर हैं, वो सारी की सारी किसके पास रहे, तो वो सारी की सारी केंद्र के पास होनी चाहिए। जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित होंगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा नेहरू रिपोर्ट को आप लोगों ने देखा और पाया कि नेहरू रिपोर्ट में किस प्रकार की बातें की गई थी तथा साइमन रिपोर्ट में किस प्रकार की बातें की गई। तो मैं एक बार अंतर बता देता हूं, बोलकर लिखूंगा नहीं, यहां पर अंतर बोलकर ही बताऊंगा। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की। तो साइमन कमीशन में पूर्ण स्वराज या स्वराज की बातें नहीं मिलती हैं, जबकि यहां पर नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की बातें की गई है। ठीक है, दूसरा, साइमन कमीशन में ये कहा गया है, साइमन की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जैसे अभी सांप्रदायिक तौर पर मताधिकार का उपयोग होता है वैसे ही भारत में व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। यहां पर वयस्क मताधिकार के बारे में बात नहीं की गई है, परंतु नेहरू रिपोर्ट में वयस्क मताधिकार के बारे में बातें मिलती है। ठीक है, साइमन कमीशन में अगर आप लोग देखोगे तो मौलिक अधिकारों की कोई चर्चा नहीं मिलती भारत के लिए, परंतु नेहरू रिपोर्ट में 19 मौलिक अधिकारों की मांग होती है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो साइमन की रिपोर्ट में केंद्रीय विधानमंडल में सरकार, उत्तरदायी सरकार नहीं बनाए जाने का समर्थन किया गया है, परंतु नेहरू रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो केंद्रीय विधानमंडल में उत्तरदायी सरकार बनाने के समर्थन में बात की गई है। तो मुख्य रूप से कुछ यहाँ पर मैंने अंतर बताया आप लोगों को, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट और साथ में नेहरू रिपोर्ट के बारे में है बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से मुस्लिम लीग का एक सेशन हुआ। ये पहले हो रहा था 1927 में, क्योंकि जब मुस्लिम लीग सर्वदलीय से जुड़ने वाली थी तब उससे पहले उसने कुछ मांग रखी थी हमारे सामने, और वो मांग को मैं आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे तभी न्याय कर पाओगे कि वो मांग कितनी जस्टिफाई थी भारत के संविधान के लिए, या नेहरू रिपोर्ट में उस मांग को कितना माना गया था। ठीक है, तो ये सब बातें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। देखिए जी, तो यहां पर अब 1927 में मुस्लिम लीग का एक सेशन होगा बच्चों। कब हो रहा है ये, तो दिसंबर 1927 में। कहां हो रहा है ये, तो दिल्ली में हो रहा है ये। ठीक है, यहां पर इसका रिजल्ट क्या निकला, तो मुस्लिम लीग ने बच्चों इसमें 4 मांगे रखी। मुस्लिम लीग ने इसमें 4 मांगे प्रस्तुत की, 4 मांगे रखी। पहला सुनिए आप लोग, पहली मांग इन्होंने यह कहा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली से कोई लाभ नहीं, इसलिए हमको संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाना चाहिए, यानी कि यूनिवर्सल इलेक्टोरल सिस्टम को हम लोगों को अपने यहां पर अपनाना चाहिए। तो यहां पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली से किस पे आ गए हम लोग, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, पहली मांग। दूसरी, केंद्रीय विधानमंडल में उत्तरदायी सरकार का गठन होना चाहिए तथा उसमें मुसलमानों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होनी चाहिए। आरक्षण मांगा केंद्रीय विधानमंडल में। ठीक है, दूसरा, यहां पर पंजाब और बंगाल में बच्चों
जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण मांगा गया। क्योंकि आप देख रहे हो बंगाल में एक धड़ा बांग्लादेश वाला भी है, जिसको मैं पूर्वी बंगाल कह रहा हूं, उसमें मुस्लिम बहुलक के इलाका है वो। पंजाब में अगर सिंध और बलूचिस्तान अगर आप देखोगे तो मुस्लिम बहुलक के इलाके हैं। तो पंजाब और बंगाल में जनसंख्या अनुपात के आधार पर आरक्षण, ठीक है। 3 मांगे हो गई। चौथी मांग देखिए। अब चौथी मांग में कहते हैं कि जो सिंध है इलाका, बलूचिस्तान का इलाका है और उत्तरी पश्चिमी सीमांत के जो इलाके हैं उनको मुस्लिम बहुलक के क्षेत्र घोषित किया जाए। कौन सा? तो सिंध का, बलूचिस्तान का व उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश को मुस्लिम बहुलक के इलाके घोषित किए जाए। तो 4 मांग आप लोगों ने मुस्लिम लीग की देखी, जो इन्होंने अपने दिल्ली के सेशन में दिसंबर 1927 में उठाई। पहला, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली मान ली गई। 1/3 स्थान आरक्षित, बताऊंगा अभी क्या हुआ इसका। पंजाब बंगाल में जनसंख्या अनुपात आधार पर आरक्षण, इसका बताऊंगा क्या हुआ। सिंध बलूचिस्तान उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश में को यहां पर मुस्लिम बहुलक के इलाकों के रूप में घोषित किया जाए, ठीक है। यहां पर यह सब काम हुआ। इसी बीच दिसंबर 1927 को मद्रास में कांग्रेस का सेशन होता है। ये तो था मुस्लिम लीग का सेशन। अब होगा आप लोगों को एनआईसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन। दिसंबर 1927 में कांग्रेस सेशन कहां हुआ? तो मद्रास में हुआ, ठीक है। यहां पर ये सेशन हुआ और इस सेशन में बच्चों, क्योंकि दिल्ली में मुस्लिम लीग ने इसको डिमांड को रखा था, इसलिए हमने आगे चलकर इसी सेशन में कांग्रेस ने इस मांग को स्वीकार कर लिया और इस मांग को स्वीकार करते हुए इसका नाम पड़ेगा दिल्ली प्रस्ताव। अब इससे पहले कुछ घटना घटनी शुरू हो गई। क्या? तो यहां पर जब कांग्रेस सेशन या फिर सर्वदलीय बैठक बुलाया गया, उससे पहले तो उस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग लिया, हिंदू महासभा ने भाग लिया। मुस्लिम लीग अपनी 4 डिमांड के साथ यहां पर आई थी। पहली डिमांड उसका क्या था कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली हो। दूसरी उसकी डिमांड 1/3 आरक्षण की थी। तीसरी उसकी डिमांड अगर देखी जाए तो पंजाब और बंगाल में अनुपात, जनसंख्या अनुपात के आधार पर इलेक्शन की थी। साथ ही साथ में सिंध बलूचिस्तान और उत्तरी पश्चिमी सीमांत के क्षेत्रों को मुस्लिम बहुलक के इलाके घोषित किए जाए, ऐसी मांग थी। तो यहां पर हिंदू महासभा इसको मानने से इनकार कर रहे थे तथा हिंदू महासभा के जो लोग थे वो इसके खिलाफ हो गए। उनका मानना यह था कि अगर इसी आधार पर बनता रहा तो इनका उन इलाकों, मतलब एक धर्म विशेष के लोगों का उन इलाकों में वर्चस्व ज्यादा बढ़ जाएगा, इनका एक अधिकार हो जाएगा उस इलाकों पर। वहां पे राजनीतिक गतिविधियां पनप नहीं पाएंगी, दूसरी पार्टियों पर, दूसरे धर्म के नेताओं को वहां पर राजनीति में हिस्सेदारी करने का मौका नहीं मिलेगा। अब जब नेहरू की अध्यक्षता में समिति बनाई गई मोतीलाल नेहरू की, तो मोतीलाल नेहरू के सामने और उन सदस्यों के सामने जो इस समिति में थे, उनके सामने चुनौती यह थी कि मुस्लिम लीग की डिमांड को अगर नहीं माना जाए तो मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन से, बैठक से अलग हो जाएगी।
और अगर हिंदू महासभा की बात को नहीं माना जाए तो हिंदू महासभा अलग हो जाएगी। तो क्या किया जाए, तो एक बीच का रास्ता निकाला गया। बीच का रास्ता क्या था, तो इसमें संयुक्त निर्वाचन प्रणाली दी गई नेहरू रिपोर्ट में। केंद्रीय विधानमंडल में कहा गया कि कुछ इलाकों को ऐसा छांटा जाए, चिन्हित किया जाए जहां पे मुस्लिम अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में है, वहीं पर उनको आरक्षण दिया जाए। ऐसा नहीं सभी जगह, केवल वहीं पर ही। इसमें कहा गया कि जब तक पंजाब और बंगाल में वयस्क मताधिकार का उपयोग नहीं होता है, पूर्ण उपनिवेशिक स्वराज का दर्जा नहीं मिलता, तब तक जनसंख्या के आधार पर ही कार्य किया जाए। और सिंध बलूचिस्तान के क्षेत्रों को जो है वो अभी मुस्लिम अल्पसंख्यक के रूप में या बहुलक्य के क्षेत्र में घोषित नहीं किया जाएगा, ऐसा नेहरू रिपोर्ट में कहा गया। अब कुछ बातें तो आपने देखा कि मुस्लिम लीग की मान ली गई, लेकिन कुछ बातें नहीं भी मानी गई। इस बात को लेकर हिंदू महासभा नाराज हो गई और हिंदू महासभा सर्वदलीय को छोड़कर चली गई। तो आप लोग देख रहे हो कि दरार आनी शुरू हो रही है। अब क्योंकि ज्यादातर मांगे मुस्लिम लीग की मान ली गई, परंतु मुस्लिम लीग इससे भी नाराज हो चली। और जब यहां पर दिसंबर 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, यहां पर 1928 में दिसंबर में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया बच्चों कलकत्ता में। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के नाम पर कुछ मांगे यहां पर रख दी। जैसे कि मांगे क्या थी, सेम वही 1/3 आरक्षण केंद्रीय विधानमंडल में, पंजाब और बंगाल का हिस्सा, सेम वो जो पीछे बता के आया आपको। और तीसरी अलग थी बस, तीसरी मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के नाम पर डिमांड ये रखी कि संघीय शक्तियों के आधार पर बांटा जाए, परंतु विशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जाए। अब ये दिसंबर 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन कलकत्ता में हो रहा था और मुस्लिम लीग के सहारे से मोहम्मद अली जिन्ना ने इन 3 डिमांड को इसके सामने रख दिया कि आपको यह भी माननी चाहिए। यहां पर वोटिंग कराई गई और वोटिंग में ये डिमांड तीनों की तीनों गिर गई। अब जब गिर गई है तो मोहम्मद अली जिन्ना जिस ग्रुप के मेंबर है मुस्लिम लीग में नाराज हो गए और नाराज होकर सर्वदलीय सम्मेलन को छोड़कर चले गए। तो हिंदू महासभा भी चली गई और साथ ही साथ में मुस्लिम लीग भी चली गई। ठीक है, तो आप लोगों ने पाया कि यहाँ पर बहुत सारे कारण बन रहे हैं जिसके कारण ये सब कुछ चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब इसी बीच दिसंबर 1928 में, क्योंकि दिसंबर 1928 का टाइम आ चला है, तो दिसंबर 1928 में कांग्रेस भी अपना सेशन करती है। मैं जब आपको कांग्रेस का फाउंडेशन पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि ज्यादातर जो इनके सम्मेलन होंगे, जो अधिवेशन होंगे, वो 1928 के आसपास होंगे, सॉरी दिसंबर में होंगे। तो दिसंबर 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अब यहां पर जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू एक रिपोर्ट निकाल कर आए हैं, नेहरू रिपोर्ट। तो सबसे पहला काम यही किया गया कि नेहरू रिपोर्ट को इस सेशन में एक्सेप्ट किया गया। पहला काम। परंतु इससे पहले अगर आप देखोगे तो एक बड़ी रोचक बात है, पंडित नेहरू जो थे, मोतीलाल नेहरू के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू,
और सुभाष चंद्र बोस दोनों साथ में मिल गए और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन कर दिया। इसका उद्देश्य, भारतीय स्वतंत्रता लीग का उद्देश्य पूर्ण उपनिवेशिक स्वराज नहीं था बल्कि पूर्ण स्वराज था। यहां पर इसी अधिवेशन में दिसंबर 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में जब अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने तो पहला काम नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने का किया गया। यहीं पर ही नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसमें बड़ी असहमति जताई। इससे पहले आप लोग देख सकते हैं कि सर्वदलीय तो रही नहीं है, क्योंकि हिंदू महासभा भी अलग हो चुकी है और साथ में मुस्लिम लीग भी अलग हो चुकी है, और अंदरी खाने कांग्रेस में भी फूट देखने को मिलती है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस रिपोर्ट के कुछ भाग के खिलाफ थे। और वे भाग कौन से थे? पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये कहते हैं कि अगर आप पूर्ण उपनिवेशिक यहां पर मांग रखते हैं ब्रिटिश के सामने, तो हमारी पूर्ण स्वराज की मांग कमजोर पड़ जाती है। हमने जो सपना देखा था पूर्ण स्वराज का, वो शायद अधूरा दिखाई देता है, इसलिए हमको पूर्ण स्वराज की मांग को बाखूबी तौर पर रखना चाहिए। अब गांधी भी यहां पर नेहरू के साथ आ गए, इसलिए यहां पर बीच का एक रास्ता निकाला गया। हालांकि गांधी का भी कुछ मानना था और मोतीलाल नेहरू का मानना था कि बड़ी मुश्किल से हमने पूर्ण उपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी, जिसको भी थोड़ा थोड़ा माना भी जा रहा है। हमने सभी दलों को इकट्ठा किया था जिसमें हमने मांग की थी और वे दल मानने को भी तैयार हो गए थे। अगर आप अभी ही पूर्ण उपनिवेशिक स्वराज की मांग को बर्खास्त करके पूर्ण स्वराज की मांग करने लग जाओगे तो फिर हमको एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, दोबारा से दलों को मनाना पड़ेगा। मोतीलाल नेहरू और गांधी का मानना ऐसा था, लेकिन नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी जिद पर अड़ गए। और जैसे ही वे अपनी जिद पर अड़े बच्चों, तो यहां पर एक बीच का रास्ता निकाला गया कि हम 2 साल तक इंतजार करते हैं। अगर 2 साल के भीतर भीतर अंग्रेजी सरकार ने पूर्ण उपनिवेशिक स्वराज का जो मांग है वो पूर्ण नहीं किया, तो हम लोग यहां पर आंदोलन करेंगे और अलग अलग प्रकार के सभाएं करेंगे। लेकिन नेहरू ने कहा कि नहीं नहीं, हम 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 1 साल ही देंगे। तो एक बात आकर रुक गई 1 साल में, अर्थात अगर अंग्रेजी सरकार ने 1 साल के भीतर भीतर पूर्ण उपनिवेशिक स्वराज की मांग को एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। और दूसरा सीडीएम अर्थात सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। यहां पर यह मांग इसमें कर दी गई। ठीक है, अब बात की गई है कितनी मोहलत दी गई है, आप देख रहे होंगे 1 साल की मोहलत दी गई है। ठीक है, इसी बीच 31 अक्टूबर 1929 को बच्चों लॉर्ड इरविन की घोषणा आ गई। क्या है लॉर्ड इरविन की घोषणा? लॉर्ड इरविन ने कहा कि मैं महारानी या महाराजा के स्तुति करते हुए कहता हूं कि जैसे ही साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, वैसे ही हम लोग गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कराएंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, यहां पर इसकी बात रख दी गई। और इस आप एक सेंटेंस को मैं क्यों बता रहा हूं आपको, मैं इस सेंटेंस को सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि देखो टालने वाली बात की जा रही है। रिपोर्ट में पूर्ण उपनिवेशिक स्वराज की चर्चा नहीं है और ये इस रिपोर्ट पर तुले हुए हैं कि हम इसी रिपोर्ट को लागू करेंगे। इस रिपोर्ट का लागू करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये सब काम चल रहे हैं।
अब क्योंकि आप देख रहे हो 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन की घोषणा आई, तो हम भी कुछ करेंगे। तो 2 नवंबर 1929 को हम लोग दिल्ली में मिलते हैं, सभी नेता दिल्ली में इकट्ठे हुए, और यहां पर दिल्ली में इकट्ठे होकर इन्होंने कुछ रेजोल्यूशंस लिए, कुछ मांगे रखी। इसी को दिल्ली घोषणा पत्र कहा जाता है। दिल्ली, अब दिल्ली प्रस्ताव मुस्लिम लीग का है और दिल्ली घोषणा पत्र सभी नेताओं का, जो दिल्ली में 2 नवंबर 1929 को मिल रहे थे। दिल्ली घोषणा पत्र में हमने कुछ मांगे रखी। पहली, ध्यान से सुनना आप लोग, फर्स्ट पहली मांग हमने ये रखी कि गोलमेज सम्मेलन में इस बात पर चर्चा नहीं होगी कि पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज देना है या नहीं देना है। चर्चा केवल इस बात पर होगी कि उसकी योजना कैसे बनाई जाए, उसको लागू कैसे किया जाए। पहली मांग, उस सम्मेलन में कांग्रेस बहुमत होना चाहिए। दूसरी मांग रखी गई इसमें, ठीक है। यहां पर इसमें यह मांग रखी गई तीसरी और अंतिम है बच्चों, ये कि राजनीतिक अपराधियों को मुक्त कर दिया जाए, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको फ्री कर दिया जाए। तो 3 मांग यहां पर रखी गई। पहली मांग बच्चों यहां पर ये रखी गई कि जो पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज है उसमें हम लोग मांग रखते हैं कि उस पर चर्चा यह की जाएगी कि उसको लागू करने की योजना कौन सी होनी चाहिए। दूसरे, यहां पर कांग्रेस बहुमत में होगी उस सम्मेलन में। और तीसरा, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फ्री कर दिया जाए। परंतु आगे चलकर लॉर्ड इरविन ने इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब लॉर्ड इरविन ने इनकार कर दिया है, तो अभी देख रहे होंगे कि मैंने आपको पढ़ाया था 1928 में दिसंबर में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ और उसमें कांग्रेस ने कहा कि हम लोग 1 साल का इंतजार करेंगे, अगर डोमिनेंट स्टेटस नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। अब इंतजार कर रहे हैं, दिसंबर 1929 आ गया, फिर से कांग्रेस का एक सेशन हुआ। कहाँ हुआ, तो लाहौर में हुआ। बहुत सारे लोग खिलाफ हुए अध्यक्ष पद पे, लेकिन इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बना दिया गया। किसकी बदौलत, तो गांधी की बदौलत। ठीक है, यहां पर इसमें नेहरू ने एक बहुत बढ़िया सा भाषण देते हुए कहा कि मैं पूर्ण स्वराज की मांग रखता हूं, तथा इस जो कांग्रेस का सेशन हुआ इसमें एक सीडीएम को किस प्रकार से चलाया जाएगा उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आप लोग को मिलती है। पहला, इसमें मांग रखी गई कि हम लोग गोलमेज सम्मेलन को विद्रोह करेंगे। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार, पहला। दूसरा, पूर्ण स्वराज की मांग। आज से बच्चों याद रखना, कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य पूर्ण स्वराज है। पहला, गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार। दूसरा, पूर्ण स्वराज की मांग। तीसरा बच्चों आप लोगों को पता ही था, जो वहां पर कहा गया था, सीडीएम की शुरुआत, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। और जरा ध्यान देना, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। यहां पर ये इतनी सारी मांगे यहां पर रख दी गई बच्चों। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इससे 26 जनवरी 1900 आप क्या जानते होंगे कुछ हिस्से जो है संविधान के,
वो 26 जनवरी 1930 को लागू किए गए थे, क्योंकि ये पहले ही हम लोग 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस की बात कर चुके थे। ठीक है। 31 दिसंबर 1929 के आसपास रावी नदी के किनारे पर बच्चों तिरंगा झंडा फहराया गया और अपने स्वतंत्रता के गाने गाए गए। इंकलाब जिंदाबाद के नारों से रावी नदी का जो किनारा है वो गूंज उठा। तो ये सब मांगे इस कांग्रेस सेशन में जो लाहौर में हो रहा था इसमें रखी गई। हालांकि पूर्ण स्वराज की बार बार चर्चा हो रही है, तो पूर्ण स्वराज बच्चों 1925 में हसरत मुहानी नाम के एक व्यक्ति ने रखा था इसकी मांग, लेकिन इसकी मांग को रिजेक्ट कर दिया गया था और 1929 में लाहौर में पंडित नेहरू की इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। तो मैं आपको बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर सीडीएम का आधार बना, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार से होगी, ये हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।